हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 है, ठीक है। सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 क्या है? अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंट्स में आपका क्या आता है भाई? 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो, इसमें दो मॉड्यूल है, तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया है? कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया है, जिसमें आपका यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, ठीक है। चलो, इसका वेटेज आपका 15 to 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। अगर आप ये 6 यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। ओके, चलो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में देखते हैं। फर्स्ट यूनिट कुछ नहीं है आपका। इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ अ कंपनी के बारे में, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज को एक्सप्लेन करेगा। चलो, देखते हैं भाई ये क्या क्या है सारी चीजें। ये देखो, कंपनी अकाउंट्स है, दे रखा है, ठीक है। कम इंट्रोडक्शन टू द कंपनी अकाउंट्स। इसमें क्या आपको पढ़ना आएगा भाई? देखो, अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी, ठीक है। उसके बाद नेचर एंड टाइप्स ऑफ द कंपनी। एक साइलेंट फीचर्स, भाई जो आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंपनी लॉ में जो पढ़ेंगे वो सारा सब कुछ इसमें है, ठीक है ना। चलो, एक साथ दो काम हो रहा है। इस यूनिट को अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा कंपनी लॉ में, ठीक है ना। चलो, अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो भाई, डिफरेंट टाइप से बनता है। मतलब डिफरेंस क्या है बेटा? भाई सब कुछ तो सेम ही होता है। जैसे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है ना, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है, क्या है भाई? बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं आपके कॉर्पोरेट के केस में, कंपनी के केस में, तो बैलेंस शीट आपकी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की होती है। और इसमें क्या आ जाता है बताओ? और डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाता है, बस। ये डिफरेंट रहेगा, तो वो हम भी सीखेंगे। चलो, तो आगे देखो, दे रखा है टाइप्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। टाइप्स ऑफ अ कंपनी के बारे में बता रखा है। सबसे पहले देखो, आपकी प्राइवेट कंपनी दे रखा है, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ये तीनों कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ हम मेंबर्स या नंबर के में आपका, जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में आपका टाइप्स ऑफ अ कंपनी आएगा। और उसमें अलग अलग नेचर पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, मतलब कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये जो होती हैं एसोसिएट कंपनी। ये कंपनी अलग बेसिस पे आती है, कंट्रोल बेसिस पे, देखो बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड, अनलिमिटेड, ये आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ भाई, बताओ, ये नेचर में आती है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये दे रखा है लिस्टेड एंड स्मॉल कंपनी। तो इन सब के बारे में आपने डिटेल्स में पढ़ा होगा भाई, किसमें? कंपनी लॉ में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंपनी लॉ की डिटेल्स रिवीजन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अच्छे से जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, इसका भाई थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? इसमें क्या होता है भाई? सिंपल है, दो, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200। ओके, मैक्सिमम 200। इसमें क्या होता है, आप फ्रीली शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। नॉट फ्रीली ट्रांसफर शेयर। ओके, ये दो तीन पॉइंट याद रखना। और क्या है? हाँ, शेयर कैपिटल कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता, मतलब कि भाई इसमें कोई शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं दी होती कि भाई 10 करोड़ या 20 करोड़ की लिमिट दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने बता दिया है। अब आपको क्या करना है भाई? अगर इसको डिटेल्स में पढ़ना है तो जा करके आप कंपनी लॉ का जो प्लेलिस्ट में दे रखा है, सीए फाउंडेशन में है भाई ये, ठीक है। 5 से 8 नंबर का आता है ये, 5 से 8 नंबर का कंपनी लॉ से आता है, ठीक है। चलो,
उसके बाद पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम नो लिमिट है। ठीक है। ओके, इसमें शेयर फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कुछ बातें याद रखना। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम 1 होगा। ओके। चलो आगे, स्मॉल कंपनी क्या होती है बेटा, हमने बताया है आपको। स्मॉल कंपनी एक इसमें लिमिट बताई गई है, उस लिमिट के अंदर यदि आपका आता है तो आपकी स्मॉल कंपनी है। इसमें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बताई गई है। ठीक है। लिस्टेड कंपनी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वो आपकी लिस्टेड कंपनी कहलाती है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जिसकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, आपकी अनलिमिटेड कम होगी, उसमें आपकी वो कंपनी आपकी अनलिमिटेड कंपनी कहलाती है। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, आपको भाई इसको हमने बहुत अच्छे से बता रखा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है भाई कंपनी में जो आपकी फेस वैल्यू होती है जैसे कि 10 रुपए। अब आपने एक कंपनी के एक शेयर लिया है तो भाई 10 रुपए के लिए आप लाइबल हो। 2 शेयर लिया है तो 20 रुपए के लिए। अगर यहीं पे 10 शेयर ले लोगे तो बेटा कितने के लिए लाइबल हो जाओगे बताओ, 100 रुपीज के लिए। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जितने शेयर आप होल्ड करेंगे उतने के लिए आप लाइबल रहेंगे। सिंपल सी बात है। चलो आगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के केस में क्या होता है भाई, जितना आप गारंटी लेंगे, ठीक है ना। सपोज आपके 2 4 फ्रेंड हैं भाई, मिल करके कोई कंपनी ओपन कर रहे हो। ठीक है। अब ये कंपनी में टोटल अमाउंट लगने वाला है सपोज 100 करोड़। ठीक है। 4 फ्रेंड मिल करके आप लोगों ने गारंटी लिया कि 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ आप लोग लगाओगे। मतलब 25 करोड़ की गारंटी ये फ्रेंड दे रखा है, फ्रेंड नंबर ए, फ्रेंड नंबर बी, फ्रेंड नंबर सी। तो अब बताओ बेटा ये कितने के लिए लाइबल होगा, ए 25 करोड़ के लिए लाइबल होगा। होल्डिंग कंपनी है इसके बाद आता है। देखो भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सिंपल सी भाई, एक आपकी मान लो एच लिमिटेड कोई कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, किसी एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। कितना बेटा, इसका इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी में इतना ज्यादा हो जाता है भाई कि ये जो आपकी दूसरी कंपनी है इसका जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 50% आर मोर। किसका इन्वेस्टमेंट है, एच लिमिटेड कंपनी का। किसका, एच लिमिटेड कंपनी का। तो ये आपकी एच लिमिटेड क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और एस लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ओके बेटा। चलो सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में। देखो भाई गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी क्या करती है, स्टार्ट करती है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे आप जानते हो कोल इंडिया वगैरह हो गया, एनटीपीसी है, सारी सारी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है ना। ऑयल वगैरह आप पता है, ओएनजीसी वगैरह, ये सारी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। और अब हम बात करेंगे ऐसे जब कोई गवर्नमेंट स्टार्ट करती है कंपनी तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। लेकिन ऐसे कौन सी कंपनी है जिसे हम गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं बेटा, देखो सपोज आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम कॉमर्स क्लासेस मान लो प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। ये आपकी क्या है, कंपनी है प्राइम कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। अब गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट का मतलब ये अच्छी कंपनी है भाई, आगे प्रॉफिटेबल है, बढ़िया ग्रोथ पे चल रही है। ठीक है ना। प्रॉफिट बढ़िया कमा रही है ये कंपनी। गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मान लो कि चाहे आपकी यूपी गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, या फिर गुजरात की गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट वाइज गवर्नमेंट को इस कंपनी में इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना। अगर एक स्टेट सपोज यूपी की गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आया है तो यूपी की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देती है। कितना बेटा, इतना इन्वेस्ट करती है कि ये जो प्राइवेट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है इसका 51% आर मोर, जितनी कंपनी की भाई शेयर है, पेडअप शेयर कैपिटल है, 51% आर मोर कौन होल्ड कर लिया, यूपी गवर्नमेंट होल्ड कर लिया बेटा। तो ये कौन कंपनी बन जाएगी बेटा, ये आपकी प्राइम कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करेंगे कि क्या केवल एक स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ही सफिशियंट है।
देखो बेटा, जरूरी नहीं है ये दो स्टेट मिल करके 51% काउंट कर सकते हैं। सपोज गुजरात की या महाराष्ट्र की दो गवर्नमेंट इस कंपनी में क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। सपोज यूपी की गवर्नमेंट इसमें कितना करती है, 25% और ये 30%। तो बताओ बेटा, 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? तो इसकी डिफिनीशन आपको अभी पढ़ने को मिलेगी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, देखो, कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इन्वेस्ट कर रखी हो या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, या वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट, या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ओनली वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट। ओके बेटा, तो ये आपकी सारी की सारी कौन सी कंपनियां कहलाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगी। ओके, चलो अब फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। फॉरेन से मतलब क्या है भाई, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, समझो बात को। भाई कोई फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, तो हम उसको कंपनी को क्या बोलेंगे बेटा, फॉरेन की कंपनी। ठीक है ना? कोई फॉरेन का बंदा है यहाँ, हम फॉरेन का बंदा उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वहां का सिटीजन है, यहाँ आया है घूमने, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन का बंदा है। ठीक है ना? अब कोई कंपनी है बेटा, लेकिन वो क्या है, उसका उस कंपनी का जन्म कहाँ हुआ है, फॉरेन में हुआ है, और वो कंपनी बिजनेस कहाँ कर रही है, इंडिया में कर रही है, तो इस कंपनी को क्या कहेंगे बेटा, फॉरेन कंपनी कहेंगे। समझ में आया? मतलब इसकी डिफिनीशन क्या है, देखो समझो। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे वो फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कर रही हो बिजनेस, या फिर खुद से बिजनेस कर रही है, किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कर रही है। ठीक है ना? उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ओके बेटा, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा भाई फॉर ये टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। चलो, अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आपको चाहिए, हमने बताया था भाई, आपको पीएनएल अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, उसके बाद आपका नोट्स टू अकाउंट यदि कंपनी का केस है। किस केस में बेटा, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट होना चाहिए। और फोर्थ डॉक्यूमेंट है कैश फ्लो बेटा। ठीक है ना? ये कैश फ्लो, भाई कोई कोई कंपनी को एक्सेप्शन है, मतलब कि जैसे ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी को, ओपीसी को, स्टार्टअप कंपनी को, इन कंपनियों को ये क्या है, एग्जम्प्ट है। मतलब ये कंपनी कैश फ्लो नहीं भी बनाएगी, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या माना जाएगा बेटा, कंप्लीट माना जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा बेटा, आगे बढ़े। चलो, अब क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या है, द नेवर एंडिंग ह्यूमन डिजायर टू ग्रो एंड ग्रो फर्दर, मतलब कहने का क्या है कि लोग ओके अंदर ग्रो करने की, जैसे कि आप अभी जिस एज में हो बेटा, क्या अपने आप को बस जो भी है, जो कर रहे हो वही करते रहोगे, ऐसा नहीं है। आप ग्रो करने की कोशिश करोगे ना, आपके अंदर इच्छा आएगी कि हम आगे बढ़े। ठीक है ना? फर्दर हैज गिवन राइज टू द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, आप ये सोचोगे भाई कि हम अपना बिजनेस क्या करें, एक्सपेंड करें। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज विच इन टर्न हैज वो नेसेसिएटेड द नीड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब इस केस में आप क्या करोगे भाई, सपोज आप कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें क्या है, 1000 यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है ना? अब आप और ज्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करोगे या फिर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे। ठीक है ना? increase the scale of operations as so as to provide goods and services, मतलब चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेटा। ठीक है ना? टू द एवर इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स,
large amount of money, modern technology, large human contribution etc is required for it, which is not possible to arrange under partnership or proprietorship. ओके बेटा, मतलब कि आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लार्ज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ईटीसी, मतलब कि जब बेटा का पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है ना, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी तो इंक्रीज होगा। सही बात है कि नहीं है? जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो भाई फैक्ट्री जो लगा रखे होंगे, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनको ज्यादा अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना, करना पड़ेगा बेटा? करना बिल्कुल पड़ेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा बिजनेस करने में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना हो कि भाई धीरे धीरे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि जल्दी गुड्स प्रोड्यूस हो जाए। लार्ज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मतलब एक या दो से इंप्लॉय से काम नहीं चलने वाले, बहुत ढेर सारे इंप्लॉय आपके फैक्ट्री में लगेंगे। इज रिक्वायर्ड फॉर इट विच इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज अंडर पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप में ऐसा करना भाई पॉसिबल नहीं होगा। प्रोप्राइटरशिप, मान लो आप सिंगल क्या हो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं कर सकते आप, अकेले कोई बंदा कितना काम करेगा भाई, ठीक है ना। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, मतलब इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए द कंसेप्ट ऑफ अ कंपनी और कॉरपोरेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या आया बेटा? कंपनी आई है। चलो देखो बेटा आगे, वाइल द इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर, ठीक है, अब इन्वेंशन करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रीम पावर इग्निटेड इन ह्यूमन इमेजिनेशन टू बिल्ड बिग मशीन, ठीक है ना, बड़ी बड़ी मशीन आएंगी फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सके। द नीड टू सेपरेट द मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप गिव बर्थ टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूडे नोन एज कंपनी। तो उससे क्या बोलते हैं बेटा? कंपनी कहते हैं। जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहते हैं। तो अब देखो बेटा, कंपनी का मतलब अभी आपको केवल ऐसे मतलब कि समझाया जा रहा है, सिंपल, ठीक है। चलो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द ingenious creation of human mind which has enables the business to carry on its wealth creation activity through optimum utilization of resources, मतलब कि वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटीज होगा वहां पे, जो जो भी कंपनी होगी वहां पे कोई ना कोई बिजनेस होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, मतलब कि वहां पे कहने का, आपकी आपने स्टार्टअप किया है 1 लाख रुपए से, अब धीरे धीरे आप इसका क्या करेंगे भाई, वेल्थ इंक्रीज करेंगे, 2 लाख बनाएंगे, 3 लाख बनाएंगे, 4 लाख बनाएंगे, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज होगा बेटा, उसका मैक्सिमम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप, जैसे कि अब बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब, अच्छे से समझ लो। जैसे कि देखते होगे भाई, आपके यहाँ कोई एक रेडी लगाता होगा गन्ने वाला, गन्ना जब वो निकालता है तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार मशीन में डाला उसके बाद उसको फेंक देता है, वो तब तक उसको लगाता रहता है, तब तक लगाता रहता है जब तक उस गन्ने से एक एक बूंद रस निकल नहीं जाता, ठीक है ना। समझ में आया? तो इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, रिसोर्सेज का। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का नहीं करेंगे तो इससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। इन कोर्स ऑफ टाइम a company structure has become an important institutional form for business enterprise which has covered out a key place for itself in the field of business operation as well as in the wealth or generating function of the society। चलो आगे देखते हैं भाई। आई होप बेटा ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट करके अच्छे से समझा दिया है।
तो आप सबको क्या करना है, ये प्रॉपर इसको समझ के पढ़ना है भाई। जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे, खुद से रीडिंग नहीं करोगे भाई, ये सीए कोर्स है, ठीक है ना। आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। डीप नॉलेज मस्ट है। चलो, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, अब कंपनी की मीनिंग की बात करेगा, देखो ये। चलो, मीनिंग हम समझा देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो अब इसमें हम डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, की पॉइंट्स हमको हाईलाइट करते जाना है और आपको समझाते जाएंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से इसको घर पे रीड करना है। चलो, मीनिंग क्या होगी कंपनी की। द वर्ड कंपनी इन एवरी डे यूजेस, आप जानते हो भाई, यूज होता है हमेशा, इंप्लाई अ सिंबल्स ऑफ द पर्सन फॉर सोशल पर्पज, ठीक है ना। कंपेनाइजेशन शिप आर फेलोशिप एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ड कंपनी इंप्लाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलेंट्री एग्री, जो सामने से आप सब लोग आ करके इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम, COM, दैट इज विद आर टूगेदर। मतलब कम का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टूगेदर, ठीक है ना। एक साथ आकर के हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। एंड पेनिस, देखो भाई, दैट इज ब्रेड, ठीक है ना। ओरिजिनली द वर्ड रिफर टू एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, मतलब दो चार लोग अगर मिलकर आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। मर्चेंट मीन डिस्कसिंग द मैटर एंड टेकिंग फूड टुगेदर, ठीक है ना। हाउएवर इन लॉ कंपनी इज टर्म्ड एज कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। कंपनी का मतलब है जो आप दो चार लोग मिल करके अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हो एज पर कंपनी एक्ट 2013, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट भाई। आप जानते हो प्रीवियस कंपनी लॉ होते, जो कि आपको पता होगा कौन से एक्ट थे, 1956 एक्ट था, ठीक है। चलो, कंपनी एक्ट आपके प्रीवियस भी थे बहुत सारे। एज पर द डिफिनीशन ऑफ लॉ, देयर मस्ट बी ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु एग्री टू फॉर्म अ कंपनी अंडर द लॉ एंड वन सो फॉर्म्ड इट बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बेटा, जैसे कि आप दो चार लोगों ने मिल करके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, तो अब जैसे ये कंपनी क्या हो जाती है बेटा, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सेपरेट हो जाती, क्या हो जाती है बेटा, सेपरेट हो जाती है, लीगल एंटिटी। बताओ बेटा, समझ में आया। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इसका क्या होता है बेटा, परपेचुअल सक्सेशन होता है। कहने का मतलब ये मेंबर की डेथ हो जाती है सबकी, तब भी ये कंपनी चलती रहेगी विद डिस्टिंक्ट नेम, भाई इनका अलग नेम होगा, कंपनी का अलग नेम होगा। आप इट सुनो, ओन एंड कॉमन सील होती है कंपनी की अपनी, ठीक है ना। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ अ मेंबर, हमने बताया इन सारे मेंबर की डेथ हो जाए फिर भी कंपनी में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने रियल लाइफ में देख रहे होंगे भाई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको किस इनकॉर्पोरेट किसी और ने किया है, लेकिन अब उस वो लोग इस धरती में नहीं है, फिर भी अभी कंपनी चल रही है। ओके बेटा, चलो, कंपनी बी बेक्स इट्स ओरिजिन इन लॉ, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स। भाई जो भी पर्सन कंपनी को क्या करते हैं, बिगिन करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं, वो पर्सन बन जाते हैं शेयर होल्डर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी हु आर ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब शेयर होल्डर जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, जो क्या होते हैं भाई,
आप इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है भाई? कंपनी को मैनेज करना, एंड थ्रू इट टू एक्ट, देखो भाई, एक्ट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज रिगार्ड्स इट्स एक्टिविटीज। जनरली द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड मेंबर हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज। मतलब कहने का, शेयर ट्रांसफरेबल्स होंगे जनरली। प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शन रहता है ट्रांसफर करने में, जब तक सारे के सारे मेंबर्स क्या नहीं कर देते, अप्रूवल नहीं दे देते, तब तक शेयर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और लाइबिलिटी मेंबर्स की इसमें लिमिटेड होती है, आपको हमने बताया है। जितने के लिए आप लाइबल होगे भाई, जितना आप शेयर होल्ड करोगे उतने के लिए आप लाइबल होगे। चलो, to get to the heart of the nature of the company, let us examine the concept of company propounded under corporate jurisprudence। चलो आगे देखते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू द जस्टिस मार्शल, अब भाई अलग अलग प्रोफेसर लोग बताएंगे कि कंपनी क्या होता है। अ कॉर्पोरेशन इज आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल, जो दिखती नहीं है, इनटेंजिबल, जिसे टच नहीं कर सकते, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, जो कि केवल लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट होती है। ठीक है ना। कौन कहा है भाई? मार्शल, जस्टिस मार्शल ने बताया है। चलो, इन द सेम मैनर, अब इसी कंपनी को लॉर्ड जस्टिस हैनी क्या बताए हैं, डिफाइन किए हैं। देखो, कंपनी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है भाई? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होती है? क्रिएट होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये क्या होती है? कॉमन सील भी होते का। कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू द वेरियस डिफिनीशन ऑफ द कंपनी इज दैट इज an association of a person created by law, a separate body for a special purpose. At the same time, definition have laid down the certain characteristics of the corporate organization which make it out and separate यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। चलो बेटा, तो आपको मीनिंग एंड डिफिनीशन समझ में आया होगा मीन कंपनी की। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है ना। ये सारा सब कुछ आपको लॉ में काम आएगा भाई, बट आपको डिटेल्स में आना चाहिए। ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ओके, बाय बाय।